सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, मतलब जो यूपी बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट हैं, वो अगर अपना करियर फार्मेसी में बनाना चाह रहे हैं तो वो ये इसलिए डरते हैं कि फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गए हैं, तो इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब इंग्लिश आनी चाहिए आपको, मस्ट है इंग्लिश। तो वो ये इसलिए डरते हैं कि इंग्लिश की वजह से वो छोड़ देते हैं इस करियर को, कि इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि वो मतलब 12th लेवल पे या 11th लेवल पे, ताकि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज तरुण, आप देख रहे हैं लर्न विद तरुण यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि कैसी होने वाली है और किसके साथ होने वाली है। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो एक इंटरव्यू वीडियो होगी, जिसमें हम फार्मा से रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं और साथ ही थोड़े पर्सनल क्वेश्चन भी करेंगे। और हमारे साथ इस वीडियो में आज और कोई नहीं बल्कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच तरुण। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों ने इस तरीके का मौका दिया कि मैं अपनी यहाँ पर आप लोगों को फार्मेसी के बारे में कुछ बता सकूं। जो भी हमारे छात्रों के संबंधित डाउट्स हैं जो आपके पास आए हैं, उन सभी को हम अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे कि एक्सप्लेन करें, और जिससे हमारे सभी नागरिक और साथ ही साथ हमारे जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो सकें। ओके, तो सर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हम ये जानना चाहते हैं, मैं भी और जितने भी हमारे स्टूडेंट है कॉलेज के, और वो लोग भी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने फार्मेसी कब किया, कैसे किया, कौन से कॉलेज से किया और क्या आपकी जर्नी रही टोटल मतलब फार्मेसी में। और आप इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए तरुण, मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में और हमारे समय में खासा डिफरेंस रहा, क्योंकि आज का जो छात्र है वो ये सोच करके आता है कि मुझे फार्मेसी करनी है, मुझे फार्मेसी में एडमिशन लेना ही है, और ही नो वेरी वेल अबाउट द फार्मेसी, ही नो वेरी वेल अबाउट बी फार्मा एंड डी फार्मा। लेकिन मेरे समय में ऐसा नहीं होता था। मेरे समय में हम लोगों को पता नहीं होता था कि हमें किस फील्ड में जाना है। और हमारे समय में मेडिकल की अगर बात की जाए तो CPMT ही एक एग्जामिनेशन हुआ करता था, जिसको क्रैक करने के लिए हम सभी, मैं और मेरे दोस्त और जितने भी हमारे क्लासमेट थे जो बायोलॉजी ग्रुप से आते थे, वो सब प्रयास करते थे। तब हम लोग CPMT के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते थे। जब CPMT की प्रिपरेशन कंप्लीट करके और हम एक दो अटेम्प्ट दे करके देख लेते थे कि CPMT क्वालिफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तब CPMT में अगर नहीं हो पा रहा है छात्र का सिलेक्शन, तो छात्र को फिर दूसरे आयाम सर्च करने होते थे, जैसे कि फार्मेसी। तो जो CPMT है आपने अभी बताया, मतलब CPMT की प्रिपरेशन करते थे आप, मतलब जब उस टाइम पर सब लोग। तो मैं मतलब मेरा ये कहना है कि जो CPMT एग्ज़ाम है वो शायद अभी नीट करके हो गया है। नीट का प्रिपरेशन बोलना चाह रहे हो आप? ओके सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पहचाना आपने। CPMT को ही अब मॉडिफाई करके नीट एग्जामिनेशन नाम दिया गया है। जो आजकल के हमारे छात्र हैं वो नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे ही CPMT एग्जाम हमारे समय में हुआ करता था, तो हम सभी CPMT के लिए प्रिपरेशन करते थे। CPMT में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से फिर दूसरे क्षेत्रों में प्रयास किया करते थे, जैसे उनमें से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है फार्मेसी। उस समय पर बहुत कम अवेयरनेस थी, बहुत कम कॉलेजेस थे, संस्थान बहुत कम थे यहाँ पर जितने भी कॉलेज। फिर PCI अप्रूवल की भी थोड़ी सी दिक्कत रहती थी उस समय पर कि जो संस्थान हुआ करते थे वो PCI अप्रूव्ड है या नहीं। तो इसलिए फिर हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो डिप्लोमा फार्मेसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इन द ईयर ऑफ 2000 आई हैव ज्वाइन माय डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स फ्रॉम कर्नाटका बोर्ड। मेरा जो कॉलेज था वो श्री सिद्धगंगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी तुमकुर में स्थापित था। ये सिद्धगंगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी बहुत ही पुराना और बहुत ही माना हुआ संस्थान रहा है, जहां से मैंने डिप्लोमा फार्मेसी 2022 में क्वालिफाई किया।
इन द ईयर ऑफ 2002 में जब हमारा डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें समझ में आया कि हमें बैचलर फार्मेसी करना चाहिए। अगर स्कोप को और अच्छे से बनाना है तो हमें बैचलर फार्मेसी में एडमिशन लेना था। उसके बाद मैंने बैचलर फार्मेसी जो किया वो भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी भारती नगर से मैंने ज्वाइन किया। इन द ईयर ऑफ 2003 आई हैव ज्वाइन माय बैचलर फार्मेसी कोर्स एंड इन द ईयर ऑफ 2006 मैंने भारती कॉलेज से ही बैचलर फार्मेसी कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बैचलर फार्मेसी आई हैव गिवन द एग्जामिनेशन ऑफ द पीजीसीईटी फ्रॉम कर्नाटका। सो उसके बाद फिर जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो भारती कॉलेज में ही मेरे को सीट मिली, मास्टर इन फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स। तो उसके बाद मैंने वहाँ पर फार्मास्यूटिक्स ज्वाइन किया एंड in the year of 2009 I have completed my M.Pharm in pharmaceutics. After completion of my M.Pharma I have joined Dr. Reddy in Hyderabad, जो कि कैंपस सिलेक्शन के द्वारा मेरे को मिला था। तो वहाँ फिर मैंने कुछ समय वर्क करने के बाद फिर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पीएचडी, मुझे पीएचडी भी करनी थी तो इसलिए इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। कुछ समय वहाँ पर रहने के बाद फिर मैं वापस आ गया और फिर मैंने अपने पीएचडी के लिए प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद इन द ईयर ऑफ 2014 आई हैव जॉइन माई पीएचडी एंड आई हैव कंप्लीटेड माई पीएचडी इन द ईयर ऑफ 2019। बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आपने कॉलेज से आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ डॉक्टर रेड्डीज जो कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है ये। तो सर आप मतलब किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब हुआ था वहाँ पर? डॉक्टर रेड्डीज जो लेबोरेटरी रही है वहाँ पर मेरा जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था और वहाँ मैंने बहुत ही अच्छी हमारी लर्निंग रही। कुछ समय मैंने वहाँ पर दिया उसके बाद, लेकिन बहुत लंबा समय मैं वहाँ पर नहीं दे पाया ड्यू टू माय स्टडी, ड्यू टू द प्रिपरेशन ऑफ द पीएचडी। मैंने वहाँ से लेफ्ट कर दिया और फिर एकेडमिक में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से बना हुआ था। मैंने एकेडमिक ज्वाइन करने के लिए फिर इधर मैं साउथ इंडिया लेफ्ट करके फिर मैं नॉर्थ इंडिया आ गया और नॉर्थ इंडिया से मैंने अपने कुछ कॉलेजेस में जॉब की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने कुछ समय तक मैंने वहीं पर मागड़ी रोड पर एक कॉलेज हुआ करता था, श्री सुब्रमण्यम स्वामी ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वहाँ पर मैंने लेक्चरर की पोस्ट पर ज्वाइन किया, जो कि मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिन प्रोफेसर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनके कॉलेज में पढ़ाने की। अराउंड 4 to 5 मंथ मैंने वहाँ पर जॉब की, लेक्चरर की पोस्ट पर मैं वहाँ रहा। आफ्टर दैट आई हैव रिटर्न बैक टू माय नेटिव और फिर मैंने यहाँ NKBR कॉलेज ऑफ फार्मेसी है मेरठ में, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज ए इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सर जैसे अभी आपने अपनी कॉलेज के बारे में बताया, काफ़ी अच्छा लगा, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा सर कि जैसे उस टाइम पर मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है कि बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे न्यू यूथ है, जो भी जनरेशन है, वो केवल इंटरनेट पे डिपेंड हो चुकी है। मतलब उनको ऑफलाइन तो इतना कुछ करना ही नहीं, वो इंटरनेट से ही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब कुछ भी ले लो, वीडियोस लेक्चर देखते हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी काम हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उस टाइम पर क्या ऐसा मतलब इंटरनेट का कुछ ज़्यादा क्रेज़ था, आप लोग भी कुछ ऐसे करते थे काम, या फिर आप ऑफलाइन ही सारी स्टडीज़ बुक्स वगैरह से ही करते थे? तरुण, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी आज अवेलेबल है वो फैसिलिटी उस समय पर अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इंटरनेट का समय था और बहुत सारी चीज़ें हमने नेट के द्वारा सर्च की थी। ओपन एक्सेस जर्नल नहीं हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, जो जर्नल कॉपीज आती थी उन्हीं जर्नल से हम स्टडी करते थे। हमारी जो नए एडिशन हुआ करते थे बुक्स के, उन नए एडिशन से ही हम अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी को नए आयाम देते थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैं भारती कॉलेज में रहा और वहाँ पर जो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छी हमारी कंप्यूटर लेबोरेटरी हुआ करती थी, जिसमें हम अपने एमफार्म से संबंधित सभी जर्नल्स, सभी रिसर्च, सारी स्टडी हमने इंटरनेट के माध्यम से ही की है। हाँ, उस समय पर इंटरनेट मोबाइल फोन में तो नहीं चला करता था, लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से हमने भरपूर इंटरनेट का प्रयोग किया है। और उस समय पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं था। तो हमारे जो भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी के जो प्रिंसिपल सर थे, डॉक्टर तमीज मणि, प्रोफेसर तमीज मणि, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे
वहाँ की जो फार्मास्यूटिक्स एम-फार्म फार्मास्यूटिक्स की रिसर्च लैब की थी वो अलाउ करा दी थी। तो हॉस्टल से मैं शाम को अपनी लेबोरेटरी चला जाया करता था। वहाँ उपस्थित जो भी सिस्टम और कंप्यूटर हुआ करते थे उनके माध्यम से मैं टाइप करके अपनी थीसिस और अपनी रिसर्च प्रिपेयर कर देता था। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मतलब इसका क्या स्कोप है, मतलब आने वाले टाइम में कितना इसका स्कोप है, क्या क्या इसका वो रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसका लेवल जाएगा। और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे स्टूडेंट अपना डिप्लोमा या बैचलर्स या एम-फार्म कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए फार्मा सेक्टर्स में जाते हैं, तो उनको पहले से ही क्या वो चूज़ करना चाहिए ऐसा, मतलब ऐसा सेक्टर की एज अ डिपार्टमेंट की उनको आने वाले टाइम में फिर आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए कि अगर वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो सही नहीं लगा, उसने उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, फिर वो मार्केटिंग की ओर चले गए। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि पहले ही हम एक ऐसा सोच के चलें कि अगर स्टार्टिंग में ही हमें इसी लाइन में जाना है तो हमारे लिए सही रहेगा और उसमें टाइम की भी वेस्टेज नहीं होगी। तो ये आप थोड़ा सा बताइए इस पर। तरुण, ये जो आपका क्वेश्चन है मैं समझता हूं कि आजकल हर किसी यूथ का यही क्वेश्चन है, हर कोई इसी बारे में जानना चाहता है। और इवन हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ की खासी कमी महसूस हो रही है कि उन्हें किस तरीके का स्कोप ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके के जॉब में, किस तरीके के प्रोफेशन को उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा जो आपने पूछा था कि फार्मेसी में कुछ नए कोर्सेज भी कुछ नए स्कोप का भी आगमन हुआ है। हमारे जो छात्र हैं वो मोस्टली मार्केटिंग ऑन द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं चीजों को वो जान पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो जानते हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब चीजों का ही चलन चलता आया है शुरू से। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल कुछ ऐसे नए फील्ड भी डेवलप हो रहे हैं जिससे हमारे फार्मेसी के छात्रों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ा है। हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे सपोज करिए मेरठ, तो मेरठ में अभी उन चीज़ों की, उन टेक्नोलॉजीज़ की कुछ कमी है। लेकिन हमारी जो हाईटेक सिटीज़ हैं वहाँ पर आजकल फार्मेसी को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड के रूप में जाना जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ फील्ड ऐसे नए जनरेट हुए हैं जैसे मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोपियल कमीशन ने बहुत अच्छा फार्माकोविजिलेंस को डिजाइन किया है। हमारे इंडिया में अभी अवेयरनेस की कमी है, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग मेडिसिन को यूज कर रहे हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट को रिपोर्ट करने के लिए फार्माकोविजिलेंस ने रिपोर्टिंग फॉर्म जनरेट कर रखा है। हमारा जो फार्माकोपियल कमीशन, मैंने अपने छात्रों को इंडस्ट्रियल विजिट के दौरान भी ये बात बताई है कि वहाँ फार्माकोपियल कमीशन में हर चीज की रिपोर्टिंग, एडीआर रिपोर्टिंग होती है। वो जो एडीआर आप रिपोर्ट करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनता है, उस रिकॉर्ड के ऊपर प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर असेसमेंट दिए जाते हैं। जो भी असेसमेंट वहां आपके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो असेसमेंट बाद में जाकर के यूएसएफडीए में रजिस्टर होते हैं। एंड यूएसएफडीए उन असेसमेंट्स को स्टडी करने के बाद वो ये डिटेक्ट करता है कि जो ये मार्केटेड ड्रग है, जो दवाई मार्केट में अवेलेबल है, इस दवाई को बैन करना चाहिए या इस दवाई को और सुचारू रूप से चलाना चाहिए, बिकॉज इट मे बी ए लाइफ सेविंग ड्रग। बहुत सारी ड्रग्स नई जनरेट हुई हैं। आपने कोरोना काल में ऐसा देखा कि सिर्फ फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर ही लोगों की जान बचाई है। उससे भी फार्मेसी के स्कोप को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिला है। और मैं बताना चाहूंगा कि फार्मेसी कभी ना रुकने वाला फील्ड है और कभी ना झुकने वाला फील्ड है। इसमें कभी भी जॉब्स की कमी नहीं आएंगी, इसमें कभी भी स्कोप कम नहीं होने वाला है। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे साइड इफेक्ट और नई तरीके की टेक्नोलॉजी और नई रिसर्च हो रही हैं, उसके बचाव के लिए भी हम लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे छात्र बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं।
इसके माध्यम से मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेडिकल कोडिंग करके एक आजकल डिपार्टमेंट जनरेट हो रहा है। मेडिकल कोडिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ आपके वर्बेटम्स होते हैं जिन वर्बेटम को आप कोड करते हैं। सपोज करिए इन द लैंग्वेज ऑफ ए लेमैन, कोई आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं और उस पेशेंट से उसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में ऐसे बटरफ्लाई जैसा कुछ महसूस हो रहा है। देन यू विल अंडरस्टैंड, और वो बटरफ्लाई जैसे जो सिम्टम्स हैं उसको आप कोड करते हैं पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट से। दैट इज द पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक। तो उससे हमारा फार्मेसी का स्टूडेंट ही ये बात समझ सकता है, जो लेमैन वाली लैंग्वेज है और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको कोरिलेट करना, और उसको मेड्रा एक डिक्शनरी होती है फार्माकोविजिलेंस में, उसको मेड्रा की मदद से उसको कोड करना, और कोड करने के बाद यूएसएफडीए को सबमिट करना। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है और इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत है। हाँ, आजकल इन चीजों के लेकर के कुछ नई जो डिक्शनरी हैं, कुछ जो इंटरनेट द्वारा स्थापित की गई डिक्शनरी हैं, हमारा जो यूएसएफडीए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। फाइजर एक ऐसी कंपनी है जिसमें फार्माकोविजिलेंस बहुत अच्छे क्षेत्र में वर्क कर रहा है। यूएस बेस्ड इंडस्ट्री है, वहां पर आरएक्स पाथवे किए जाते हैं। उसी की तर्ज पर अब इंडिया में भी आजकल इस तरीके के पाथवे जनरेट हो रहे हैं। हमारे यहाँ नॉट ओनली फार्मासिस्ट, डॉक्टर भी रिपोर्ट कर सकता है फार्माकोविजिलेंस में, और पेशेंट भी रिपोर्ट कर सकता है, पेशेंट का कोई रिलेटिव भी रिपोर्ट कर सकता है। ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट कोई फैमिली मेंबर भी इसको रिपोर्ट कर सकता है। हस्बैंड कैन रिपोर्ट टू द फॉर द वाइफ एंड वाइफ कैन रिपोर्ट फॉर द हस्बैंड। इस तरीके के सिस्टम जनरेट हो रहे हैं। तो सोचिए, हमारा जो फार्मेसी का फील्ड है वो कभी भी रुकने वाला फील्ड नहीं है। डे बाय डे इसमें कुछ नई रिसर्च शामिल हो रही हैं, और इन रिसर्च को हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बढ़ावा दे रही है। WHO भी इन बातों को समझ रही है। साथ ही साथ ये भी पूछा था कि किस तरीके से हमारे जो यंगस्टर्स हैं, फार्मा यंगस्टर्स हैं, उनको किस तरीके से चुनाव करना चाहिए कि कुछ प्रोफेशन में जाएं, कौन से बहुत भांति भांति के प्रोफेशन, भांति भांति के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं फार्मेसी में, किस तरफ उनको जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हर किसी छात्र को ये बात समझनी चाहिए कि जब आप बैचलर फार्मेसी कर रहे होते हैं, जब आप डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे होते हैं, जब आप मास्टर फार्मेसी कर रहे होते हैं, तब आपको जरूर ऐसा फील होता है कि ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये जो सिलेबस है, या ये वाली जो बुक है, या ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। ये मेरे को कहीं ना कहीं फीलिंग से टच करता है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, क्या आप दवाइयों की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किसी सामान को खरीदना बेचने का जो हुनर है वो आपके अंदर है, या फिर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक अच्छे एनालाइजर हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आप अच्छे से मेडिसिन बनाना चाहते हैं, आपको बनाने में, आपको फॉर्मूला डेवलप करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो जरूर आपको प्रोडक्शन में जाना चाहिए। आप वहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूले के रेशियो को बहुत भली भांति समझ पा रहे हैं, देखिए कभी कभी मैंने इस बात को समझा और मैंने अपने छात्रों को भी ये बात बताई है कि जो व्यक्ति अच्छा खाना बनाता है वो अच्छा मैन्युफैक्चरर हो सकता है, क्योंकि खाना बनाने का रेशियो और दवाइयां बनाने का रेशियो कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो इस तरीके से आपको अपना जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको सोचना होगा। आपको रैंडमली कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि तरुण किस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी उसी तरफ चला जाऊं। हो सकता है कि तरुण का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग हो और मेरा इंटरेस्ट अलग हो। तो आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पर, आपको ना ही किसी सैलरी के आधार पर, ना ही किसी ग्रोथ के आधार पर, ना किसी डेवलपमेंट के आधार पर, सबसे पहला जो चुनाव है आपको करना है अपने इंटरेस्ट के आधार पर। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है जो कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आपको कम्युनिटी से डिस्कस करने में, कम्युनिटी को अवेयर करने में, कम्युनिटी को नॉलेज प्रोवाइड करने में
अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको लोगों को समझाना बताना अच्छा लगता है, तो आप जरूर कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उसे चूज करिए। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल स्टोर में अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट द पोस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर, आप ओपन करें, स्थापित करें। और अगर आपको लगता है कि आप फार्मासिस्ट के पद पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगे तो फार्मेसी, कोई भी फील्ड, कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई कुछ भी बुरा नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आपका इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, अगर आप अच्छे एनालाइजर हैं तो आप एनालिसिस करिए, आप क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे फील्ड अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें, किसी दूसरे को देख करके अपने फील्ड का चुनाव ना करें, किसी दूसरे की ग्रोथ के आधार पर अपना चुनाव ना करें। हो सकता है कि आपको आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी विदेशी कंपनियां हैं सब नाइट शिफ्ट देती हैं, क्योंकि वो सब यूएस बेस्ड हैं। यूएस के जो क्लाइंट है वो आपसे रात में बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर दिन होता है और आपके यहाँ पर रात हो रही होती है। तो आपको मजबूरन वो जॉब करनी पड़ती है, ज्वाइन करनी पड़ती है। आपको वहां पर नाइट में भी अपने क्लाइंट से घंटों घंटों डिस्कस करना पड़ता है किसी भी असेसमेंट के बारे में। तो हो सकता है कि आपको रात को जागना आपके लिए फेवरेबल ना हो और आपकी बॉडी क्लॉक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए और आप अपना स्वास्थ्य खो दें। देखिए, सबसे पहले चुनाव है स्वास्थ्य। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आप खुश होने चाहिए। डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर स्पेसिफिक कैरियर। सो जैसे अभी एक आपने स्कोप इसमें ये भी बताया मेडिकल स्टोर, तो मतलब मोस्टली देखा जाए जैसे कोई डी फार्मा या बी फार्मा कर रहा होगा स्टूडेंट, तो जो लोगों की मेंटेलिटी है, मतलब लोग ये सोचते हैं कि अगर डी फार्मा या फार्मेसी कर रहा है, बी फार्म कर रहा है, तो ये मेडिकल स्टोर ही ओपन करेगा, कि मतलब इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, कि मेडिकल स्टोर ही ओपन होगा इससे तो, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये कि ऐसे बोल देते हैं ना सर, कि जैसे जैसे मैं ही हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं डी फार्मा कर रहा हूँ, अच्छा क्या करेगा फिर, अच्छा मेडिकल स्टोर ही ओपन करेगा। तो सर जो ये मेंटेलिटी है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे सर, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, हम ही लोग हैं जो मेंटेलिटी बनाते हैं, हम ही लोग हैं जो सोच बदलते हैं, और हम ही लोग हैं जो किसी के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। आप अगर देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने, अगर वो ये कहते हैं कि आप मेडिकल स्टोर खोलोगे, तो मेडिकल स्टोर खोलना भी आजकल बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत सारे मेडिकल स्टोर ओनर्स को जानता हूं जो बहुत अच्छे से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कोई भी किसी जॉब में, किसी फील्ड में इतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकता जितना अच्छा मेडिकल स्टोर ओनर अगर इथिक्स के साथ, अगर अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ मेडिकल स्टोर पर वर्क कर रहा है, मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो ही कैन वर्क वेल, ही कैन अर्न वेल। पर मेडिकल स्टोर के साथ साथ आपके पास बहुत सारे दूसरे आयाम भी हैं। यू कैन वर्क एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन सम ऑफ द इंडस्ट्री। आप एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पर मेडिकल स्टोर स्थापित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरे फील्ड में भी आपकी डिमांड बनी हुई है। आप अगर जाना चाहें तो कोई भी कंपनी आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पर भी लाइक करती है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मैन्युफैक्चरर में भी ले लेगी, और कारपोरेट सेक्टर भी आपके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट छोटी पोस्ट है, या फार्मेसी में सिर्फ गिनी चुनी कुछ लाइन है जिसमें कि आप वर्क कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेडिकल स्टोर भी चला सकते हो और साथ साथ आप होलसेल का लाइसेंस भी लेकर के होलसेल में भी अपनी योग्यता दिखा सकते हो। अगर आपका मन मेडिकल स्टोर खोलने का नहीं है, तब आपके लिए प्राइवेट और निजी क्षेत्रों में भी, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत है फार्मेसी में। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या फिर प्राइवेट जॉब में भी, आप प्राइवेट जॉब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब से स्टार्ट करिए, गवर्नमेंट जॉब की साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो कम से कम आपको प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। मैं, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ही है, तब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल
बिल्कुल अभी की न्यूज़ है। हमारे जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने हमारे फार्मासिस्टों को प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का अधिकार दे दिया है। कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट करने का अधिकार भी मिलने वाला है। जो गांव लेवल के क्षेत्र हैं वहां पर हमारे जो अपने फार्मेसी के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और डिस्पेंस भी कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग भी कर रहे हैं। यह अधिकार हमारे उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी मिलने वाला है। इसमें हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी प्रयासरत है और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये अधिकार मिल चुका है और वहां हमारा फार्मासिस्ट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, मतलब जो यूपी बोर्ड से पास आउट स्टूडेंट हैं, वो अगर अपना करियर फार्मेसी में बनाना चाह रहे हैं तो वो ये इसलिए डरते हैं कि फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स हो गए हैं तो इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए आपको, मस्ट है इंग्लिश। तो वो ये इसलिए डरते हैं कि इंग्लिश की वजह से वो छोड़ देते हैं इस करियर को कि इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो किस तरीके से अपना आपको प्रिपेयर करें ताकि वो मतलब 12th लेवल पे या 11th लेवल पे, ताकि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सर इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल तरुण, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनमें एक थोड़ा सा हेजिटेशन इंग्लिश को लेकर के होता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस। अगर इंग्लिश की आप प्रिपरेशन करें तो कहीं ना कहीं आप पूरा सिलेबस समझ पाते हैं और इंग्लिश तो आपको सीखनी ही चाहिए। अगर आप फार्मेसी जैसे क्षेत्रों में ग्रो करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोफेशनल बुक्स हैं जो डिग्री में आप पढ़ेंगे तो आपको वो सिर्फ इंग्लिश में ही मिल सकती हैं। आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। इंग्लिश का आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो आप अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर आपको समझनी चाहिए। मैं ये अक्सर ये देखता हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र आते हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा, उनको समझने और याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड के छात्र के अंदर एक हेजिटेशन रहता है। हमारा यूपी बोर्ड का छात्र बहुत मेहनती होता है, मैं जानता हूं कि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। अगर यूपी बोर्ड के छात्र को आप छोटी सी बात समझा दो तो यूपी बोर्ड का छात्र उस एक बात पर पूरी किताब लिख सकता है। ऐसी योग्यता यूपी बोर्ड के छात्र की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक इंग्लिश का फोबिया रहता है। ये इंग्लिश का फोबिया खत्म हो जाता है विद इन 6 मंथ और 6 to 1 year। ये फोबिया खत्म हो जाता है अगर वो अभी से ही ध्यान दे। अगर आप फार्मेसी के क्षेत्रों में आना चाहते हैं तो आप अपने इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लें, जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी क्या है। ऐसा ना हो कि जब आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वो कोशिका के बाद में सेल लिखते हैं तब आप सेल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप वो अगर उत्तक के बाद में टिश्यू लिखते हैं तो आप उस टिश्यू पर भी ध्यान दें और दोनों टर्मिनोलॉजी को याद रखें, चाहे वो हिंदी की टर्मिनोलॉजी हो या इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हो। आप अगर उसको समझ के चल रहे हैं तब आपको बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये हेजिटेशन, ये फोबिया आपको बिल्कुल दूर रखना चाहिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने ऐसा देखा है, अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि फार्मेसी में जो हमारे यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, बहुत अच्छे अंकों से पास होते हैं। तो कहीं भी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है आपकी उन्नति में। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये होने वाला है कि जैसे आपके टाइम पे भी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा वो काफ़ी टफ लगता है। पूरे जो जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे सबको पता ही होगा कि अब ये मैं नहीं कह सकता कि किसी के पास शायद कोई ट्रिक होगी उसको याद करने की, लेकिन जो उसकी क्लासिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओड हैं या कुछ भी कह लो कि काफ़ी जैसे फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इसको आप सर कैसे डील करते थे अपने समय पे कि आप कैसे इसको याद करते थे कि फार्माकोलॉजी, ताकि अच्छे से हम कवर कर पाएं, ये बताइए सर थोड़ा। बिल्कुल तरुण, आपने बिल्कुल सही बात की है। फार्मेसी में फार्माकोलॉजी, मैं कहना चाहूँगा फार्माकोलॉजी इज ए वोलेटाइल सब्जेक्ट।
आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। फार्माकोलॉजी आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़नी चाहिए। फार्माकोलॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्माकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। मुझे जब मेरे टीचर्स मुझसे पूछा करते थे कि मैं एम.फार्म किस सब्जेक्ट में करूँगा, तो मेरा जवाब हमेशा फार्माकोलॉजी हुआ करता था। मैं फार्माकोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको समझने के लिए आपकी एक इच्छा होनी चाहिए। फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप फार्माकोलॉजी को लव करते हैं तो फार्माकोलॉजी जरूर आपको समझ में आएगी। अगर आप फार्माकोलॉजी को सीखने के पर्पज से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी छोड़ने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपके समय में तो अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू गेट योर प्रैक्टिकल्स। पर मेरे समय में हम एनिमल डाइसेक्शन किया करते थे और मेरे समय में हम फ्रॉग, रैबिट और माइस, गुनिया पिग, इन चीज़ों की मदद से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तरुण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फार्माकोलॉजी में एनिमल हैंडलिंग में आती थी। जब आपको आपके प्रोफेसर्स बोलते थे कि आप इस फ्रॉग को पकड़िए और इसका डाइसेक्शन करिए, तो एक अलाइव फ्रॉग को पकड़ना या टोड को पकड़ना और उसका डाइसेक्शन करना, इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट। और कहीं ना कहीं माइस को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडलिंग ऑफ माइस के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी। उस समय पर ये क्रुएल्टी ऑफ एनिमल वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। तब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फार्माकोलॉजी के किए हैं और साक्षात हमारे जो प्रोफेसर्स रहे हैं उन्होंने हमें करके भी दिखाए हैं। बहुत इंटरेस्ट हमें आता था। तो मैं फार्माकोलॉजी के बारे में यही बताना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहना है आपका। बहुत बड़े बड़े क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ी बड़ी जो उसमें आपको मैकेनिज्म मिलेंगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें। लेकिन अगर आप उसको याद करते हैं, देखिए अगर आप किसी मेडिकल स्टोर, अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलते हैं और वहां की दवाइयों के नाम भी तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से मेडिकल स्टोर चलाना है तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सारे नेम ऑफ द मेडिसिन, ये सारे नेम ऑफ द डिजीज, ये सब साइन एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए। एक बार तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती ही है याद करने में। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तब आप थोड़ा सा कठिनाई तो फील करते हैं। यह भी ऐसा ही इस तरीके की पढ़ाई है। अगर आप पहली बार किसी चीज को याद कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। जिस तरीके से आप फार्माकोग्नोसी में जो सोर्स है वो याद करते हैं, बायोलॉजिकल नेम याद करते हैं, फैमिली याद करते हैं और आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम याद करते हैं, इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आप अपनी लगन और क्षमता के से अगर रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप इसको याद करते हैं तो डेफिनेटली आपको याद हो जाते हैं। और फार्माकोलॉजी तो क्या, केमिस्ट्री भी और कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, सभी में आपको पूरा इंटरेस्ट आता है। सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि जैसे फार्मेसी के स्टूडेंट या फार्मेसी भी नहीं, अदर फील्ड के भी स्टूडेंट जो बाहर से रहने आते हैं, हॉस्टल्स में जो रहते हैं या बाहर रूम लेके रह रहे हैं, मतलब उनको कुछ ऐसी गंदी आदतें लग जाती हैं जिनको छूट पाना, मतलब उनसे निकल पाना उनके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक ऐसी स्टेज तक पहुंच जाते हैं डिप्रेशन की कि वो ये सुसाइड के केस आपने सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट के, जो यंगस्टर है, यूथ है हमारा। तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि ये क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण है कि ऐसा स्टूडेंट करते हैं? वो क्यों फंसते हैं ऐसी चीज़ों में या डिप्रेशन में वो क्यों जा रहे हैं? ये बताइए सर। ये जो आपका क्वेश्चन है ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। आज की सोसाइटी में इस तरीके की दुविधाएं देखी जा रही हैं और इस तरीके का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है कि गलत तरीके से लोग मेडिसिन को यूज़ करते हैं, गलत तरीके से जो सेल्फ मेडिकेशन है उसको लेते हैं और कहीं ना कहीं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रग डिपेंडेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसके लिए जो जिम्मेदार मानता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ये आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं सभी अपने यूथ को ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस, सभी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। हर कोई अपने स्ट्रेस को शांत करने में लगा हुआ है।
उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो नशीली दवाइयों का यूज कर रहे हैं, या फिर स्लीपिंग पिल्स का यूज कर रहे हैं, या नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट है वो इंजेक्शन। बिल्कुल 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 सही समझ रहे हैं आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शंस के तौर पर कुछ ड्रग को इंजेक्ट करके और इस तरीके से नशे की लत में सम्मिलित है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको देखिए, आपको ये बहुत ही अच्छी लाइफ मिली है। आपके पेरेंट्स हैं जो आपको बहुत ही प्यार और दुलार के साथ आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं जो कि आप लोगों को पूरी करनी है। ये जो फील्ड है आपका, चाहे मेडिसिन हो या फार्मेसी हो या फिर कोई भी पैथोलॉजी फील्ड है, या अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तब आपको इस बात का पता होता है कि कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो कोई अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है। किसी भी ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है और वो टॉक्सिक इफेक्ट आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दवाइयों के इस तरीके की लापरवाह प्रयोग से हमेशा बचें। किसी भी तरीके की दवाई को बिना आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टरी एडवाइस के यूज ना करें। इस तरीके की मेडिसिन आपके लिए आत्मघाती साबित हो सकती हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो कुछ छात्र ऐसे भी हैं, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से हम ये देखते हैं कि आज छात्र ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, या फिर इस छात्र की ये अचीवमेंट नहीं हो पाई तो छात्र ने ऐसा कुछ गलत कदम उठा लिया। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक जगह पर फेल हो रहे हैं तो आप प्रयास करना बंद कर दें और एक ही फेल्यूर को आप अपने लाइफ एंडिंग थॉट्स में ले आए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप प्रयास करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। लाइफ इज द नेम ऑफ फाइटिंग। आप फाइट करते रहें, आप कभी भी ना डरे ना झुके, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके गुरु हमेशा आपके साथ हैं। आपको अगर किसी भी लेवल पर डिप्रेशन हो रहा है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस हैं, तो अपने लव्ड वन से बात करिए, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। आप उनसे बात करिए। आप किसी भी लेवल पर किसी भी परेशानी को उनसे छुपाइए मत, उनके सामने डिस्कस करिए और ओपनली डिस्कस करिए। किसी भी तरीके से आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप अपना डिस्कशन रखते हैं, जहां आप अपनी चीजें डिस्कस करते हैं, तो जरूर आपको सुझाव भी मिलते हैं। आप अगर उन सुझावों पर अमल करते हैं तो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आप बाहर आ सकते हैं और आपको नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ नई लाइफ करने का मौका मिलेगा। सर जैसे अभी हमारा जो ये वीडियो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा सर कि आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हो, अपने आप एक्सपीरियंस या अपने शेयर करना चाहते हो अपने ओपिनियंस, तो वो आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल तरुण, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस चैनल को इतना प्यार दिया और हम लोगों को सुना। मैं इस चैनल के माध्यम से ये सभी अपने फार्मेसी स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, फार्मा है या हेल्थ केयर सेक्टर्स है या मेडिसिन है, ये सब लाइफ सेविंग सेक्टर्स हैं। इसको लाइफ डिस्ट्रॉइंग सेक्टर्स ना बनाया जाए। आपको ये जो प्रोफेशन मिला है, आपको ये जो नॉलेज मिली है, ये गुडविल के लिए दी गई है। आपको अपनी सोसाइटी को सर्व करना है। किसी भी लेवल पर आपको अपनी सोसाइटी की सेवा करनी है। आपको अपने एक अच्छे नागरिक होने का आपको कर्तव्य निभाना है। तो अपनी नॉलेज का जो उपयोग है आपको सदुपयोग करना है। इसका दुरुपयोग किसी भी लेवल पर आपको नहीं करना। आपको जहां कहीं जैसे भी जिस किसी की भी मदद हो सकती है वो करनी है और अपने नॉलेज को प्रसारित करते रहना है। जो ज्ञान आपको अपने गुरुओं से मिल रहा है या अपनी फैकल्टी से के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने पेशेंट्स, आप अपने कस्टमर्स, आप अपने नेबर्स, आप अपनी फैमिली मेंबर्स, आप जिस किसी को भी हो सकता है वो देना चाहिए। और
इसलिए इस किसी भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और पूरे एंथुजियाज्म के साथ आपको इसमें अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो हमारे सर हैं उनका भी एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अभिषेक कुमार के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उस चैनल पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, एजुकेशनल वीडियो मिलेंगी, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।